नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंगनी में। जैसा कि अभी तक के लेक्चर्स में हमने 18th सेंचुरी के टॉपिक को कवर कर लिया है और आज के हम इस लेक्चर में एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका उद्देश्य हमें ये जिसके उद्देश्य को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे लेक्चर या जो सीरीज ऑफ जो लेक्चर आएंगे उसमें हमें ये सोचना और समझना है और जानना है कि आखिर इंडिया किस तरीके से ब्रिटेन का एक गुलाम बना या किस तरीके से ब्रिटेन ने अपना दबदबा एक यूरोपियन कंट्री होने के नाते जो कि कई मीलों दूर और कोसों दूर है, उसने किस तरीके से इंडिया को अपना एक कॉलोनी बनाया, एक गुलाम कंट्री बनाया। ठीक है, तो हम जिस मेन टॉपिक को कवर करने वाले हैं और समझने वाले हैं वो है कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का औपनिवेशीकरण। ठीक है, मैंने आपको एजेंडा समझा ही दिया है कि हम जानने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भारत को ब्रिटिशर्स का एक कॉलोनी बनाया गया। अगर इसके पीछे के इतिहास को अगर हम कड़ी दर कड़ी समझने की कोशिश करें तो इसके पीछे कुछ प्रक्रियाएं हैं। ये महज सिर्फ एक दिन में होने वाली कोई घटना नहीं थी या कुछ चंद लोगों के द्वारा द्वारा ये किया गया नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक लॉन्ग प्रोसेस था, एक लॉन्ग जर्नी है। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहला पावर जो जिस पावर को हमें समझना है वो है पोर्चुगीज के बारे में। ठीक है, ये पोर्चुगीज यानी कि पुर्तगालियों के बारे में। तो आज के हम इस अपने लेक्चर में हम पोर्चुगीज को कवर करेंगे कि किस तरीके से भारत में पोर्चुगीज आए। ठीक है, किस तरीके से पोर्चुगीज ने इंडिया में, जैसा कि आप सभी अभी तक जानते ही होंगे अपने क्लासेस में या आपने अपने स्कूल टाइम से इन सारे चीज़ों को पढ़ा भी होगा, जो पहली बार भी पढ़ रहे होंगे। तो पोर्चुगीज सबसे पहले यूरोपियन पावर होते हैं जिन्होंने इंडिया में ओवरसीज कॉलोनी को स्टैब्लिश किया। फिर इसके बाद में डच, इंग्लिश और फ्रेंच आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन सभी पावर्स को हमें पढ़ना है। पहले पोर्चुगीज है, फिर डच है, फिर इंग्लिश है, फिर फ्रेंच है। तो एक एक करके हमें इन पावर्स को पढ़ना है और इससे हमें क्लियर हो जाएगा, हमारे सामने एक कंप्लीट पिक्चर उभर के आएगा कि किस तरीके से इंडिया एक कॉलोनियल कंट्री बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना किसको है, याद रखिए पोर्चुगीज के बारे में। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि इस टॉपिक को हमें कैसे करना है, तो हमें उन फैक्टर्स के बारे में जानना है जिस कारण से, जिस वजह से पोर्चुगीज इंडिया में आए। जब वो आए तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स थे जो कि पोर्चुगीज इंडिया के टाइम से रिलेटेड है, और इनका इंडियन हिस्ट्री के ऊपर एक क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये तीन डायमेंशंस हैं, तीन मोटे मोटे डायमेंशंस हैं जिसमें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें इसी को कवर करना है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो 15th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, ठीक है, कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण विदेश, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे बहुत सारी एक महत्वपूर्ण डिस्कवरीज हुई, घटनाएं हुई। और इसमें जो सबसे पहला जो कि हमारे टॉपिक के साथ में रिलेटेड है वो होता है वास्को डा गामा का अराइवल, जो कि कैलिकट में होता है 20th में 1498। कई जगह पे 17th में भी कहा जाता है, तो डेट को लेके डिस्प्यूट ना रहे, आप ईयर को याद रखें 1498। ठीक है, तो वास्को डी गामा ने क्या किया कि इंडिया तक आने के लिए, यानी कि यूरोप से इंडिया तक में आने के लिए एक नए सी रूट का डिस्कवरी किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि कैसे इसी दौरान कोलंबस ने अमेरिका का डिस्कवरी भी किया था। ठीक है, तो वास्को डी गामा हो जाते हैं पोर्चुगल से और कोलंबस हो जाते हैं स्पेन से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप सभी को ये बात जानने का याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि यूरोपियन कंट्रीज को इंडिया के बारे में पता नहीं था। इंडिया के बारे में डेफिनेटली पता था। सी रूट भी अवेलेबल थे। सी रूट कहाँ से होता था, मेडिटेरेनियन सी से होके रेड सी, और रेड सी से होते हुए फिर हम पहुंचते थे इंडियन ओशियन में, एंड देन हम यहाँ पे जो ये अरेबियन सी वाला जो इलाका है इस जगह पे पहुंचे जाते थे। तो ऐसा नहीं था कि सी रूट अवेलेबल नहीं था, लेकिन वास्को डी गामा ने क्या फाइंड किया, एक अल्टरनेटिव सी रूट फाइंड किया। अल्टरनेटिव सी रूट कहाँ से,
जो कि अफ्रीका के कोस्ट से होते हुए यानी कि केप ऑफ गुड से होते हुए मेडागास्कर और वहां से अरेबियन सी, इंडियन ओशियन होते हुए वो इस पॉइंट पे पहुंचे। तो ये अब हमारे सामने ये यहीं से प्रश्न हमारे सामने उभर के आ जाता है कि आखिर ये जो डिस्कवरीज हुआ, क्या ये महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई प्रक्रिया थी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पोर्चुगीज का जो फर्स्ट एक्सपेडिशन जो था वो वास्को डे गामा ने लीड किया और वो कहाँ पे पहुंचते हैं? कैलीकट में। आपको याद रखना है जो सबसे पहला जो एक्सपेडिशन जो पहुंचा था वो कहाँ पे पहुंचा था? कैलीकट में पहुंचा था। ये सभी पॉइंट्स आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है। अब कारणों के बारे में अगर हम जानने का कोशिश करें कि आखिर क्यों ये चीज हो रहा था, तो इसके लिए हमें कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को देखना पड़ेगा। 15 सेंचुरी के आसपास में पोर्चुगल एक तरीके से यूरोप का सबसे ओल्डेस्ट टेरिटोरियल कंट्री था और बेसिकली चूंकि इसका अगर आप मैप में अगर इस चीज को देखेंगे तो ये एक तरफ में सी से घिरा हुआ था और दूसरे तरफ में पूरा का पूरा लैंडलॉक्ड हो जाता है। तो प्राइमरीली ये एक फूड इंपोर्टिंग कंट्री था पोर्चुगल। यानी कि फूड इंपोर्टिंग कंट्री का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होते ही नहीं थे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होते थे पर इतना नहीं होता था कि उसे एक्सपोर्ट किया जा सके। अब जैसे जैसे यूरोप में कई सारे रेनेसांस, कई सारे साइंटिफिक इनोवेशंस हुए, साइंटिफिक रेवोल्यूशंस आए, तो इससे पॉपुलेशन बढ़ने लगा। अब पॉपुलेशन की डिमांड को तो आपको फुलफिल करना ही है। पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो है फूड का। तो फूड का आप अब इस तरीके से जो भी वहाँ के जो किंग्स हैं, वहाँ के जो नोबल्स हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ा, वहाँ की अथॉरिटी के ऊपर प्रेशर पड़ा कि उन्हें फूड दिया जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि पोर्चुगीज ने अपने अफ्रीकन कोस्ट के अराउंड, वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट के अराउंड धीरे धीरे टेरिटरीज को एक्वायर करना स्टार्ट किया। जिसमें से सबसे पहला कौन सा इंसिडेंट होता है? तो ये प्रोसेस जो स्टार्ट होता है ओवरसीज टेरिटरी स्टार्ट करने का, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 1415 में जब मोरक्कन सिटी ऑफ स्वेटा को पहली बार कन्क्वेयर किया गया था, ठीक है। इस समय ऑलरेडी जो बार्थोलोम्यू डियास थे उन्होंने अफ्रीका का जो कोस्ट जो था उसको पूरा का पूरा राउंड करके पता लगा लिया था कि यहाँ से भी एक रूट है जिसके थ्रू हम इन इस इलाके में भी ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड अभी तक ये पता नहीं था। राउंड ऑफ केप होप तो हो चुका था, लेकिन अभी तक ये नहीं पता था कि यहाँ इस रूट से इंडिया कैसे जाए, ठीक है। तो पोर्चुगीज ने इस तरीके से ओवरसीज टेरिटरी को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहला मैंने आपको बता ही दिया 1415 में होता है, ठीक है। फिर कई सारे वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स को, आइलैंड को ऑक्युपाई किया गया और वो ऑक्यूपेशन की तरफ बढ़ते गए, ठीक है। इस एक्सपेंशन के कारण से उनका जो ग्रेन का जो रिक्वायरमेंट था, यानी कि जो फूड का जो रिक्वायरमेंट था, वो तो फुलफिल हो गया, पर एक प्रोडक्ट अभी भी ऐसा था जिसका उन्हें काफी शॉर्ट सप्लाई था, और वो क्या था? आप समझ ही चुके होंगे, स्पाइसेस, ठीक है। स्पाइसेस जो था यानी कि मसाले जो थे, इनका जो अभी भी सप्लाई जो था वो बहुत ही कम था। और मसालों का सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट उस टाइम पे किसके होता था? फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। और स्पाइसेस का मेन प्रोड्यूसिंग रीजन कौन सा हुआ करता था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। स्पाइस का जो ट्रेड जो पहले से जो चलता था, अगर हम उससे बात करें, ये आपके सामने एक मैप है। अगर हम स्पाइस के ट्रेड के बारे में बात करें तो पहले जो भी इन सारे कंट्रीज से, साउथ एशियन कंट्रीज से जो होता था, ये ट्रेड यहाँ से जाएगा और या तो इस रूट के थ्रू जाएगा या तो फिर रेड सी के थ्रू जाएगा। अब होता क्या है कि जो ये जो ट्रेडिशनल रूट थे, यानी कि जो रेड सी के थ्रू जा रहा है या फिर पर्शिया से होते हुए जो जा रहा है, ये ट्रेडिशनल रूट होता था। 15 सेंचुरी में क्या होता है, यहाँ के आस 15 सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि यहाँ पे जो जिसे हम रोमन अंपायर कहते हैं,
जो सेकंड एक रोमन एम्पायर का जो पार्ट था, जिसे जो एशिया में जो था उसे बाइजेंटाइन एम्पायर कहा जाता है। ठीक है, एक ओल्डर रोमन एम्पायर था और एक न्यू रोमन एम्पायर था जिसे बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहा जाता है, कॉन्स्टेंटिनोपल। यहाँ पे बाइजेंटाइन एम्पायर डिक्लाइन होता है और राइज होता है ओटोमन एम्पायर का। और ओटोमन एम्पायर जो है एक बेसिकली एक मुस्लिम रूल, एक मोहम्मदन रूल थे, और काफी इनका जो क्रिश्चियनिटी के साथ में, इन क्रिश्चियन कंट्रीज के साथ में इनका पहले से ही एक टसल चलता था। अब चूंकि ओटोमन एम्पायर का राइज हुआ तो ये सारे जो इस रूट के जो पूरे जो ट्रेड थे वो किसके कंट्रोल में आ गए? ओटोमन एम्पायर के। और जो अगर मान लीजिए यहाँ पे है पोर्चुगल, लिस्बन है, तो इतने सारे कंट्री से एक तो ऑलरेडी यहाँ के ट्रेड में का कंट्रोल ओटोमन एम्पायर, उसके बाद में यहाँ पे भी कई सारे स्टेट्स हैं। तो इतने सारे स्टेट्स से जब टैक्सेस होके प्रोड्यूस होके आता था, तो कोई चीज अगर मान लीजिए 1 रुपए का है तो इतने सारे स्टेट से आने के कारण से वो 100 रुपए का हो जाता था। तो एक अननेसेसरी चार्जेस उन्हें देना पड़ता था, और इसी अननेसेसरी चार्जेस को अवॉइड करने के लिए पोर्चुगल में एक जील आया, एक पैशन उभर के आया कि क्यों ना एक अल्टरनेटिव रूट फाइंड किया जाए। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा कारण हो जाता है। और इस तरीके से खास करके उस टाइम पे जो दो यूरोपियन नेशंस थे, पोर्चुगल और स्पेन, उन्होंने एक लीड लिया, उन्हें एक पुश मिला कि कैसे एक अल्टरनेटिव रूट जो है वो फाइंड किया जाए। ठीक है, इसमें मैंने अभी आपने थोड़ी देर पहला पढ़ा भी कि 1488 में कैसे बार्थोलोम्यू डियास ने इस पूरे के पूरे, ये जो पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था, इसको पूरा का पूरा एक राउंड लगा लिया था। यानी कि इंफॉर्मेशन तो इनके पास में ये आ चुका था कि हम इस तरीके से राउंड लगा के यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद से अभी भी ये रूट पता नहीं था कि किस तरीके से यहाँ पे पहुंचा जाए। और इसी का एक्सपेरिमेंट किसने किया था? डेगामा के एक्सपेडिशन में होता है। तो ये सारे के सारे सिचुएशंस और जो भी यहाँ पे नॉलेज इन्हें जो मिला इन सारे एक्सपेडिशन से के कॉन्टेक्स्ट में हमें वास्को डिगामा के एक्सपेडिशन को समझना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स थे और कुछ पुश फैक्टर्स थे जिन्होंने कि इस एक्सपेडिशन को लीड करने में मदद किया। ठीक है, इस टाइम पे ऐसा नहीं था कि ये जो सारे के सारे जो एक्सपेडिशंस जो लीड किए गए, इन्हें ये सिर्फ और सिर्फ एक मर्चेंट बेस्ड या इंडिविजुअल बेस्ड एक, आप कह सकते हैं कि इसमें रोल था। नहीं, इसमें स्टेट ने भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि प्रिंस हेनरी, जिन्हें नेविगेटर के नाम से जाना जाता है, और इस टाइम पे जो पोर्चुगल के जो किंग थे डी मैनुअल, इन्होंने काफी एक तरीके से मदद किया इन सारे के सारे जितने भी एक्सपेडिशन हुए, इनको स्पॉन्सर करने में, इनको सिक्योरिटी करने में, इनको फाइनेंस करने में। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो फायदा जो था वो पोर्चुगल की किंग्स को ही होने वाला था, जिससे कि वो अपनी सत्ता को एक लंबे समय तक मेंटेन करके रख सके। तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे भी दिया है। डी मैनुअल जो कि हाउस ऑफ अवीज होते हैं, हाउस ऑफ अवीज बेसिकली आप इन्हें डायनेस्टी समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैंने आपके लिए लिख दिया, और उसके प्रोसेस के, इसके पीछे का जो प्रोसेस है, जो कहानी है, आप उसे समझते हुए चलिए। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें क्या होता है कि स्टेट का सपोर्ट तो मिला ही मिला, बट यहाँ पे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी कि ऑटोमन एम्पायर जो होता है वो बेसिकली एक मुस्लिम एम्पायर होता है। ठीक है, यानी कि एक मोहम्मदन एम्पायर है। और वेनिस, जिनोवा, ये सारे के सारे यहाँ पे किसका रूल होता था? पोप का एक बहुत बड़ा, यानी कि कैथोलिक, ये सभी के सभी जो कंट्रीज है वो कैथोलिक क्रिश्चियंस थे, तो इनका टसल चलता ही था। तो जब ऐसे ऑब्जेक्टिव, देखिए इस कारण से क्या होगा कि ऑटोमन एम्पायर के कारण से जब बाइजेंटाइन एम्पायर डिक्लाइन जब कर गया, तो यहाँ के जो पुराने जो कंट्रीज थे, जैसे इटली थे, यहाँ पे जो थे, इन्हें भी तो प्रॉब्लम हुआ, रिलीजन का भी एक एंगल मिल गया, तो यहाँ से भी इन्हें सपोर्ट मिला, लिस्बन को और स्पेन, पोर्चुगल को और स्पेन को, यहाँ से भी इन्हें सपोर्ट मिला। एक रिलीजियस एंगल भी ऐड हो गया कि हाँ, हम आपको भी सपोर्ट करते हैं। तो स्पाइस भी खोजना था, एक ट्रेड रूट भी खोजना था, और उसके साथ में एक नया एंगल जुड़ जाता है रिलीजन का, यानी कि आप जाके ओवरसीज जाके क्रिश्चियंस को फाइंड कीजिए कि और इंडिया और पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे आपको क्रिश्चियंस मिलते हैं। ठीक है, और इसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उभर के पॉइंट जो आता है
वो आप देख सकते हैं। इसमें आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ कि किस तरीके से उस टाइम के जो पोप थे यानी कि अलेक्जेंडर सिक्स, उन्होंने एक कई सारे बुल्स यानी कि रॉयल मार्क को इशू किया गया और स्पेन और पोर्चुगल के बीच में पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ट्रीटी ऑफ टोर्डेसालिस एंड ट्रीटी ऑफ सरगासो। ठीक है, और किंग ऑफ पोर्चुगल को लॉर्ड ऑफ नेविगेशन, कॉन्क्वेस्ट एंड कॉमर्स ऑफ इथियोपिया और इंडिया भी दिया जाता है। यहाँ पे इथियोपिया और इंडिया भी आप लिख लीजिएगा, ये छूट गया है तो आप इन सारे पॉइंट्स को जरूर लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से पोप अलेक्जेंडर सिक्स ने इस पूरे के पूरे एक्सपेडिशंस को, इस पूरे के पूरे जर्नी को एक रिलीजियस लेजिटिमेसी भी प्रोवाइड किया। ठीक है, क्या था बेसिकली जो डिमार्केशन जो किया गया इस ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसालिस और ट्रीटी ऑफ सरगासो के तहत, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसालिस, ठीक है, जो कि 1494 में होता है, और ट्रीटी ऑफ सरगासो जो कि 1529 में होता है। और किस तरीके से पूरे के पूरे वर्ल्ड को ईस्ट वेस्ट कॉन्टेक्स्ट में पोर्चुगल और स्पेन के बीच में डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ देखिए ये जो पूरा का पूरा जो रीजन जो है ये किसको दे दिया गया था, ये दे दिया गया पोर्चुगल को, कि जो भी यहाँ पे जो नेविगेशन होगा, जो भी ट्रेड होगा, जो भी कुछ होगा, डिस्कवरी होगा, ये किसके कंट्रोल में रहेगा, पोर्चुगीज के। और इस लाइन के जो भी बियॉन्ड रहेगा वो रहेगा किसका, स्पेन का रहेगा। तो इस तरीके से इन्हें एक रिलीजियस लेजिटिमेसी भी दे दिया गया था। जो हम स्पेन को इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो इंडियन हिस्ट्री से नहीं रिलेटेड है, बट एक आपको नजरिया भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में क्या सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, और इस तरीके से एक हमें इकोनॉमिक फैक्टर, तो हम अगर पूरे देखें कि अगर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पोर्चुगीज के इंडिया के अराइवल में, तो सबसे पहला तो हो जाता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में यानी कि स्पाइसेस का जो खोज होता है और एक अल्टरनेटिव ट्रेड रूट, जिसके पीछे के फैक्टर होते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। ठीक है, दूसरा हमें पॉलिटिकल फैक्टर्स देखने को मिलता है कि किस तरीके से अपने रूल को मेंटेन करने के लिए इन सभी एक्सपेडिशन को फाइनेंस किया गया। और तीसरा आ जाता है रिलीजियस फैक्टर कि किस तरीके से ऑटोमन एम्पायर के राय से जो चैलेंज उभर के आया क्रिश्चियनिटी के लिए, जिस ये तीनों फैक्टर आइसोलेटेड नहीं है, तीनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए। अगर आप इकोनॉमिक को बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल और आपको रिलीजियस भी दिखाना है, रिलीजियस का अगर आप बात करें तो आपको पॉलिटिक और इकोनॉमी भी शो करना है। तो एक दूसरे के साथ में ये सभी के सभी फैक्टर जो है वो इंटरमिंगल्ड है। ठीक है, अब जैसे भी करके आप एक्सप्लेन करना चाहें, जैसे भी समझाना चाहें वो समझा सकते हैं। इन सारे फैक्ट्स को आप जरूर याद रखें। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए जाइए और रिवाइज करते हुए चलिए। ठीक है, तो अभी तक तो हमने समझ लिया कि क्या क्या फैक्टर्स रहे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिस कारण से पोर्चुगीज जो है वो इंडिया में आए, फाइंडिंग द स्पाइसेस, फाइंडिंग द क्रिश्चियंस, और इस तरीके से इंडियन ओशियन और रेड सी में अपना एक कंप्लीट एक एक लेजिटिमेसी, एक सुप्रीमेसी और एक मोनोपोली क्रिएट करना था, ताकि पोर्चुगल के अलावा स्पाइसेस को कोई और इस पूरे के पूरे रीजन में कोई कंट्रोल ही ना कर सके। ठीक है, चलिए अब हम कवर करेंगे उन पॉइंट्स को जो पोर्चुगीज के इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है इंडिया में। 15th सेंचुरी में अगर हम बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर्स होते हैं जिनका सामना पोर्चुगीज या पोर्चुगीज के ये कंटेम्पररी थे, तो अगर हम इसमें मुस्लिम पावर्स के बारे में बात करें या मोहम्मदन पावर के बारे में बात करें तो दिल्ली, गुजरात, बेरार, बीदर, बीजापुर और अहमदनगर होते हैं। और वहीं अगर हम कुछ अगर हिंदू रूलर्स के बारे में बात करें जहाँ पे कि हिंदू रूलर्स हुआ करते थे, वो था विजयनगर, कैन्नौर, कैलीकट और कोचिन, ये था। तो इनके साथ में कंटेम्पररी होते हैं पोर्चुगीज जो है इंडिया में। 1497 में आपको ये डेट याद रखना है, 1497 में वास्को डे गामा के लीडरशिप में 3 शिप्स थे जिनमें कि वास्को डे गामा ने अपना जर्नी स्टार्ट किया लिस्बन से, और 1498 में वो सबसे पहले कौन से स्टेट में किस जगह पे पहुंचते हैं, कैलीकट में। ठीक है, अब कैलीकट में इस टाइम पे जो रूलर जो थे वो अभी आपको मैंने बता ही दिया कि वो एक हिंदू रूलर हुआ करते थे जिनका टाइटल हुआ करता था जेमोरिन।
ठीक है, तो इन्हें ज़ेमोरिन कह के ही सारी जगह पे जाना जाता है और इतिहास के पन्नों में भी इन्हें इसी नाम से जाना जाता है कि ज़ेमोरिन के नाम से। इनका एक हेरिडेटरी टाइटल था। अब जैसा कि आपको पता ही है कि पोर्चुगीज का आपने एजेंडा समझ ही लिया था। इनका एजेंडा था कि किस तरीके से जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो स्पाइस का जो ट्रेड चल रहा है, या जो इस बेसिकली जिस जो इंडियन ओशियन और रेड सी के अराउंड जो स्पाइसेस का जो ट्रेड था, उसके ऊपर कंप्लीट अपना कंट्रोल जमाए। और इस ट्रेड में जो पहले जो ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल जो प्लेयर थे वो थे मुस्लिम ट्रेडर्स हुआ करते थे। तो राइवल ये भी हो गए, क्योंकि अगर आपको इनके अगर इस स्पाइस के ट्रेड के ऊपर अगर मोनोपोली अगर क्रिएट करना है, तो जो ऑलरेडी जो ट्रेडिंग क्लास है उनके साथ तो आपको क्लैश करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनके जो सबसे बड़े जो कॉम्पिटिटर जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं मुस्लिम ट्रेडर्स, जो कि इंडियन ओशियन और रेड सी में ऑपरेट करते थे। ठीक है, अब कैलिकट में पहुंचने के बाद पोर्चुगीज ने ट्राई इन्फ्लुएंस करने का कोशिश किया कई बार, कई सारे डिप्लोमेटिक मीन्स, कई सारे मिलिट्री मीन्स को अपनाकर ज़ेमोरिन के सामने पोर्चुगीज ने कंडीशंस रखा, या उन्हें कन्विंस करने का कोशिश किया कि आप जो ये मुस्लिम ट्रेडर्स हैं इन्हें पूरा का पूरा अपने अपने पोर्ट में ना आने दे, अपने टेरिटरी में ना आने दे, और सिर्फ हमें ही अलाउ करें, ताकि हम ही पूरे के पूरे स्टेट को मेंटेन करें, और इसके बदले में जो भी आपका जो नॉमिनल जो टैक्स होगा वो हम आपको देंगे। ठीक है, बट चूंकि पहले से ही ज़ेमोरिन ऐसा नहीं था कि पहले से रूलर बने हुए थे, एक पहले से ही एक बैलेंस था सोसाइटी में, जहाँ पे कि ट्रेडिंग क्लास जो थे वो मुस्लिम थे, रूलर जो थे वो हिंदू थे, लोकल पॉपुलेशन जो कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदू और मुस्लिम्स का जो कॉम्बिनेशन था, तो एक काफी बैलेंस था। और पोर्चुगीज आके कह रहे हैं कि इस बैलेंस को आप एक तरफ में करिए। तो ये जो जो आइडिया जो था ये ज़ेमोरिन को पसंद नहीं आया। ठीक है, और उन्होंने कुछ टसल्स तो हुए, थोड़े थोड़े स्कफल तो हुए, लेकिन एक तरीके से ज़ेमोरिन ने ड्यूरिंग द फर्स्ट एक्सपेडिशन जो वास्को डेगामा का इंडिया में होता है, उन्होंने ज्यादातर एक बैलेंस मेंटेन रख लिया, जिसमें उन्होंने पोर्चुगीज को भी ट्रेडिंग करने के लिए कन्विंस कर लिया, अलाउ किया, और मुस्लिम्स को भी अलाउ कर दिया। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट एक्सपेडिशन के बाद में वास्को डेगामा लेफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पॉइंट्स आपको लिख दिया है, वास्को डेगामा कैसे आए, कहाँ पे वो पहुंचे, किस साल में फिर वो पोर्चुगल के लिए रिटर्न कर जाते हैं। तो ये था, और मैप में इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देखते हुए चलिए कि कैलिकट कहाँ पे है, मालाबार कोस्ट के अलोंग का है। कई बार आपसे क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, कि जैसे ये सारे के सारे जो ये पोर्ट्स हैं, इनको नॉर्थ से साउथ या साउथ के नॉर्थ के कॉन्टेक्स्ट में आपको अरेंज करने के लिए कहा जा सकता है। किस जगह पे पोर्चुगीज सबसे पहले आए, कहाँ पे उन्होंने सबसे पहला अपना फैक्ट्री बनाया, कहाँ पे उन्होंने सबसे पहला अपना फोर्ट बनाया। तो ये सारे सारे कई सारे डायमेंशंस हैं जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब वास्को डिगामा के पहुंचने के बाद, के रिटर्न होने के बाद में, अब एक दूसरा है, क्योंकि रूट तो पता चल ही चुका था, तो अब एक सेकंड एक्सपेडिशन भेजा गया इंडिया में। किसके लीडरशिप में भेजा जाता है, पेड्रो एल्वेरेस कैब्रल के में भेजा जाता है 1500 में। ठीक है, और जिसे किसने अकम्पनी किया था, बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज कौन होते हैं, जिन्होंने 1488 में फॉर द फर्स्ट टाइम केप ऑफ गुड होप का पूरा एक राउंड लगा लिया था। ठीक है, अब इसी सेकंड जर्नी के दौरान, सेकंड एक्सपेडिशन जो कि पोर्चुगल से आता है, इसी में एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी होता है ब्राजील का और मेडागास्कर का। ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, कि सेकंड एक्सपेडिशन पोर्चुगल का जो सेकंड एक्सपेडिशन होता है, जिसे कि पेड्रो एल्वारेस कैब्रल ने लीड किया था, उसी के दौरान एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी होता है ब्राजील का और मेडागास्कर का। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और 1500 में ही वो कोचिन में सबसे पहले, सॉरी कोचिन नहीं होगा, इसे याद कर लीजिए कैलिकट, इसे आप यहाँ पे याद रखना है आपको, कैलिकट। ठीक है,
कैलिकट पहुंच जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी तक कोचीन के बारे में उन्हें पता नहीं चला है। ठीक है, तो कैलिकट वो पहुंच जाते हैं। सेम एजेंडा ही रहता है, स्पाइसेस के मोनोपोली, ठीक है, के साथ ही कैब्रल इंडिया में आते हैं। और अगर हम बात करें उनके रिलेशंस के बारे में कि किस तरीके से उनका रिलेशन जो है वो शुरुआत में जब वो कैलिकट में पहुंचते हैं तो ज़ेमोरिन के साथ उनका कैसा, एज ऑब्वियस आप अनुमान लगा सकते हैं कि चूंकि उनका एजेंडा था कि स्पाइसेस में उन्हें एक्सक्लूसिव राइट चाहिए, एक्सक्लूसिव मोनोपोली चाहिए, तो शुरुआत से ही कैब्रल और ज़ेमोरिन के बीच में एक टसल था। शुरुआत से ही उनके रिलेशन जो थे वो ठीक नहीं रहा। 16 दिसंबर 1500 की ये घटना है, याद रखिएगा 16 दिसंबर 1500 की ये घटना होती है जिसमें कैब्रल ने मुस्लिम्स के जो मालाबार अलोंग इस कैलिकट से निकलते हुए कई सारे जो मुस्लिम के जो शिप्स थे उन्हें कैप्चर कर लिया था। ठीक है, अब इस कारण से क्या हुआ, एक विद्रोह हुआ और इस विद्रोह में बेसिकली ज़ेमोरिन का भी उन्हें सपोर्ट मिलता है। और इस रिवोल्ट के कारण से दिक्कत ये आया कि वास्को डिगामा जब कैलिकट में पहुंचे थे तो उन्होंने जो फैक्ट्री यहाँ पे स्टैब्लिश किया था, फैक्ट्री बेसिकली आप समझ सकते हैं ट्रेडिंग पोस्ट होता है। ठीक है, हर एक जो भी जितने भी व्यापारी होते थे या फिर व्यापारिकों का जो समूह होता था, अपने माल को लाने अनलोडिंग करने के लिए और उठाने के लिए एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाया जाता था, जहाँ पे कि आप अपना सामान लाए, वहाँ पे आपका सारी चीज़ों का काउंटिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा और वहाँ से फिर आप हिंटरलैंड के अंदर के तरफ में जहाँ भी आप जो भी मर्चेंट को आप लेन देन करना चाहते हैं वहाँ पे होगा। तो एक फैक्ट्री जो सबसे पहला, ये भी एक पॉइंट याद रख लीजिए कि जो सबसे पहला जो फैक्ट्री जो था वो कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, कैलिकट में, ड्यूरिंग द फर्स्ट एक्सपेडिशन। फर्स्ट एक्सपेडिशन किसने लीड किया था, वास्को डिगामा ने। ठीक है, तो जो 16 दिसंबर 1500 की ये घटना होती है जिसमें कैब्रल ने एक मुस्लिम शिप्स को कवर कर लिया था, को कैप्चर कर लिया था और उसके कारण से जो एक विद्रोह होता है, तो फाइनली और जो इनका जो फैक्ट्री जो था, जो रिवोल्ट जो हुआ, जो इसके रेस्पॉन्स में जो शिप कैब्रल ने कैप्चर किया उसके रेस्पॉन्स में एक रिवोल्ट होता है। और फाइनली जो जो इस रिवोल्ट का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव या मेन आउटकम जो उभर के आता है वो ये होता है कि जो कैलिकट में इन्होंने जो फैक्ट्री जो स्टैब्लिश किया उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ठीक है, अब कैब्रल के सामने सिचुएशन हो गया कि अब तो वो कैलिकट में ज़्यादा देर के लिए सरवाइव नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो पकड़े जाते तो हो सकता था कि उन्हें एग्जीक्यूट भी किया जा सकता था। तो यहाँ से उन्होंने एक दूसरे रास्ते के लिए, दूसरी जगह के लिए उन्होंने एक्सपेडिशन किया और इसी एक्सपेडिशन के दौरान वो पहुंचते कहाँ पे पहुंचते हैं, कोचीन में। ठीक है, तो याद रखिए कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और दिसंबर 1500 में ही वो कोचीन में लैंड कर जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेकेंड एक्सपेडिशन में, सबसे पहला आता है कैलिकट। कैलिकट का जो इंसिडेंट होता है उसके बाद से फिर पहुंचते हैं टुवर्ड्स द हार्बर और द टुवर्ड्स द पोर्ट ऑफ कोचीन। ठीक है, तो सेकेंड एक्सपेडिशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि पोर्चुगीज को अब एक नया हार्बर मिल जाता है कोचीन। इसके साथ साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि जो कैलिकट के रूलर और जो कोचीन के जो रूलर हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो रूलर्स यहाँ के थे, कैलिकट के ज़ेमोरिन और कोचीन के जो राजा जो होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे और पोर्चुगीज को ये पता चल गया और इसी का फायदा आगे चलकर उन्होंने उठाया। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो फर्स्ट एक्सपेडिशन का रेलेवेंस क्या होता है, सेकेंड एक्सपेडिशन का क्या रेलेवेंस होता है, इन सभी पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन करते हुए जाना। ठीक है, अब 1502 में क्या होता है, फिर से तीसरा एक्सपेडिशन इंडिया में भेजा जाता है। ठीक है, और इसका नेतृत्व फिर किसने किया, वास्को डिगामा ने किया था। ठीक है, ये बात याद रखिए। अब पहले की तरह ही सबसे पहले वो कैलिकट में आते हैं और कैलिकट के बाद में कोचीन में आते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप जरूर नोट डाउन करते हुए चलिए। और फिर कोचीन में सबसे पहला वास्को डिगामा के टाइम पे ही एक छोटा सा एक फर्स्ट फोर्ट जो है पोर्चुगीज का इंडिया में बनाया जाता है। ये बात आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहला जो फोर्ट है वो सबसे पहले कहाँ पे बनाया जाता है, कोचीन में बनाया जाता है।
और जो सबसे पहला जो फैक्ट्री था वो कहाँ पे बनाया गया था, वो बनाया जाता है कैलीकट में, ठीक है। फिर इसके बाद में 1505 में कैनानौर में भी एक फोर्ट बनाया गया। तो पहले कैलीकट, फिर कोचीन, और फिर यहाँ से मूव करते हैं नॉर्थ की तरफ में कैनानौर में, ठीक है। 1505 का जो साल जो था, या जो ईयर जो होता है, वो पोर्चुगीज इंडिया में या फिर पोर्चुगीज इंडियन हिस्ट्री में, जो पोर्चुगीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम चीजों को देखें तो एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होता है। इस टाइम पे फ्रांसिस्को दे एल्मीदा को इंडिया में भेजा गया था, जो कि फर्स्ट वाइसरॉय होते हैं, ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। इन्हें इंडिया में डिस्पैच किया गया था, जहां पे कि फॉर्मली वो स्टेट ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करे, यानी कि अभी तक जो था वो एक ट्रेडिंग के फॉर्मेट में था कि आप किसी टेरिटरी को एक्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब जैसे जैसे उनके कदम बढ़ने लगे, जैसे जैसे उन्होंने फैक्ट्रीज से फोर्ट स्टैब्लिश किया, तो अब जब इन्होंने फोर्ट को स्टैब्लिश कर लिया है तो यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड मिलिट्री गवर्नेंस, कुछ नेवल गवर्नेंस, कुछ सिविल गवर्नेंस, इनके लोग जब यहाँ पे रहने लगेंगे, मेंटेन करने लगेंगे, तो एक स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए वाइसरॉय को यहाँ पे भेजा जाता है, और यहाँ से एक ओवरसीज टेरिटरी का एक फॉर्मल प्रोसेस इंडिया में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो याद रखना है कब से स्टार्ट होता है, 1505 से, जब फर्स्ट वाइसरॉय जो कि फ्रांसिस्को दे अल्मीदा को भेजा जाता है टू स्टैब्लिश फॉर्मली द स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। वाइसरॉय का बेसिकली जो टेन्योर जो होता है वो 3 साल के लिए होता था, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिया में जो, लेकिन ऐसा नहीं था, ये सिर्फ कागज पे कहने के लिए था, कई सारे ऐसे वाइसरॉय या गवर्नर्स रहे जिनका टेन्योर इससे ज्यादा भी रहा, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि पोर्चुगीज का पावर जो है वो इंडिया में बढ़ते हुए जा रहा है, एक के बाद एक इलाके को वो एक्वायर किए जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब इनके इस बढ़ते हुए पावर को देख के खास करके 3 रूलर्स ने इस सिचुएशन को भापा और इसे कंट्रोल करने का कोशिश किया। कौन कौन से रूलर्स थे वो, तो वो थे गुजरात के रूलर्स, बीजापुर के रूलर और कैलिकट के रूलर जेमोरिन, ठीक है। अब चूंकि इनके बढ़ते हुए पावर को देख के इनसे निपटने के लिए एक प्लान बनाया गया। फिर चूंकि सिर्फ और सिर्फ वो इंडियन ओशियन को ही नहीं बल्कि रेड सी तक के जो पूरा का पूरा जो ट्रेड जो था उसको भी वो इम्पैक्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से जो ऑटोमन एम्पायर यानी कि जो सुल्तान ऑफ द इजिप्ट जो थे, उन उनके रेवेन्यू रिसोर्सेज के ऊपर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। देखिए, अगर बात करें, अगर हम इंडियन ओशियन के पोर्चुगीज के जब तक इंडियन ओशियन में वो नहीं आते हैं, बेसिकली क्या है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक फ्री ट्रेड हुआ करता था। एक फ्री ट्रेड का कंसेप्ट था कि जब आप किसी पोर्ट या हार्बर के पास पे पहुंचे तो वो पोर्ट जिस भी रूलर के अंदर में होगा वहां पे एक आपको एक नॉमिनल सा एक टैक्स देना है और आप वहां से ट्रेड कर सकते हैं। तो इंडियन ओशियन में इस तरीके से उस टाइम पे किसी का मोनोपोली राइट नहीं था, और बेसिकली जो ट्रेडिंग जो हुआ करते थे वो बहुत ही एक तरीके से वॉरशिप्स में नहीं हुआ करते थे। लेकिन पोर्चुगीज का जो अराइवल जो होता है वो एक लैंडमार्क इसलिए बन जाता है इंडियन ओशियन के ट्रेड में कि सबसे पहला चीज तो एक तो उन्होंने मोनोपोली क्रिएट करने का कोशिश किया, सबसे पहला इस पूरे के पूरे रीजन में, और दूसरा इन्होंने इसे मिलिट्राइज कर दिया। मिलिट्राइज करने का सेंस है कि पहले के जो शिप्स जो हुआ करते थे अगर उसमें सामान जा रहे हैं तो नॉर्मल उसके लिए कुछ सामान है, उसके लिए कुछ सोल्जर्स रहेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट्स इट। लेकिन अब क्या हो जाता है कि अब हमें वॉरशिप्स देखने को मिल जाते हैं। पोर्चुगीज अपने जो शिप्स लेके आते थे तो कुछ उसके साथ में समा जो मर्केंटाइल एक्टिविटीज होंगे वो तो रहेंगे, लेकिन उसके साथ में वॉरशिप्स भी होते थे। वॉरशिप बेसिकली उसमें कैनन लगा हुआ होता था। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। कि क्या कारण था, क्योंकि वो मोनोपोली क्रिएट करना चाहते थे। मोनोपोली क्रिएट करने का मतलब ये नहीं था कि वो किसी और को ट्रेड करने ही नहीं देना चाहते थे, वो एज अ पैरामाउंट पावर इवॉल्व होके आना चाहते थे
कि कोई भी अगर ट्रेड करना चाहता है तो हमसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, हमें आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम जिस को हम टैक्स दे के अलाउ करेंगे वही ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंडियन ओशियन के ट्रेड में वो अपना एक वर्चस्व जमाना चाहते हैं। ठीक है, अब जब पॉइंट होगा तो कोई भी चीज, मान लीजिए कि अगर 10 रुपए अगर हुआ और अगर उसका एक सिक्योरिटी टैक्स लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली टैक्स लगने के कारण से चीजें जो है वो और भी महंगा हो जाएंगी। तो महंगा होगा तो सभी को ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। अब जब टैक्स ज्यादा होता है तो जो आम जनता जो होता है वो उससे कन्फ्रंट करती है, तो फिर रूलर को प्रॉब्लम होता है। तो ये पूरा का पूरा नेक्सस था। तो इस तरीके से जो रूलर ऑफ गुजरात, रूलर ऑफ बीजापुर और जमोरिन जो थे, इन्होंने पोर्चुगीज को कंट्रोल करने का कोशिश किया और उन्हें हेल्प किससे मिलता है? सुल्तान ऑफ इजिप्ट से। ठीक है, तो फिर और इसी का जो सबसे पहला जो बैटल जो होता है वो होता है चौल के पास में। चौल जो है वो बॉम्बे के अराउंड में एक पोर्ट था, एक बेसिकली हार्बर था। तो जो फर्स्ट एक तरीके से जो नेवल बैटल हमें उन्हें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पोर्चुगीज में देखने को मिलता है, वो सुल्तान ऑफ इजिप्ट की मदद से लिया गया था, जहाँ पे एक इजिप्शियन फ्लीट आती है। और इसी इजिप्शियन फ्लीट में जो सबसे पहले वाइसरॉय होते हैं, यानी कि फ्रांसिस्को दे एल्मिदा, इनके बेटे जो थे लॉरेनको दे एल्मिदा थे। ठीक है, कौन है? लॉरेनको दे एल्मिदा होते हैं। इस स्कफल में अपने बेटे को उन्हें गंवाना पड़ा था। ठीक है, बट फाइनल इसका जो रिजल्ट जो होता है कि एक तरीके से हमें यही देखने को मिलता है कि जो एल्मिदा जो होते हैं इसके बाद में काफी डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं और वो अपने शासन को एक बहुत बेहतर तरीके से चला नहीं पाते हैं अपने बेटे के लॉस होने के कारण से। ठीक है, तो ये एक इशू हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि फ्रांसिस्को दे एल्मिदा के टाइम पे हो जाते हैं। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट गवर्नर इंडिया में आते हैं, वो है अल्फोंसो दे एल्बरक्यू। ठीक है, तो सबसे पहले है एल्मिदा, उसके बाद में आ जाते हैं एल्बरक्यू। इनका जो टाइम जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एल्बरक्यू का। एल्बरक्यू के टाइम से ही हमें ये देखने को मिलता है कि इन्होंने एक मेन ऑब्जेक्टिव बनाया था कि किस तरीके से गोवा को एक प्रोमिनेंट कैपिटल के तौर पे, एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पावर के तौर पे उभारा जाए। ये मेन एजेंडा जो है गोवा को एज अ पॉलिटिकल सेंटर बनाने का, ये हमें एल्बरक्यू के टाइम से ही देखने को मिलता है। ठीक है, गोवा जो था वो बेसिकली एक छोटा सा एक तालुका होता है जो कि बीजापुर के कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो अब चूंकि वो इसे, अब गोवा को अगर आप ऑक्युपाई करना चाहते हैं तो कन्फ्रंटेशन किससे होगा? डेफिनेटली बीजापुर के साथ में होगा। इस टाइम पे जो बीजापुर के जो रूलर्स थे वो कौन थे? यूसुफ आदिल खान। ठीक है, तो यूसुफ आदिल खान उनके कंटेम्प्रेरी चैलेंजर बन जाते हैं। ठीक है, फाइनली कई सारे, अब धीरे धीरे करके काफी अटेम्प्ट्स दिए गए। शुरुआत के कई सारे अटेम्प्ट्स को तो यूसुफ आदिल खान ने फेल करवा दिया, लेकिन धीरे धीरे करते करते फाइनली 1510 में पोर्चुगीज ने आखिरकार अपने गोवा को ऑक्युपाई कर ही लिया था। और इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज जो था वो था इनका मिलिट्री एडवांटेज। ठीक है, क्योंकि ट्रेड भी इन्होंने कंट्रोल कर ही लिया था तो इनके पास में सरप्लस रेवेन्यू होता ही था। और मिलिट्रली चूंकि ये नेवल वॉरफेयर में इनका एक सुपीरियर पोर्चुगीज का एक अपर रोल था, तो इसलिए इन्हें डिफीट कर पाना मुश्किल था किसी भी एक सिंगल रूलर के लिए। या जो इंडियन रूलर्स जो कि बेसिकली माहिर थे अपने लैंड वॉरफेयर के लिए, नेवल वॉरफेयर में तो वो इतने माहिर नहीं थे, लेकिन नेवल नेवल वॉरफेयर में वो काफी कमजोर हो जाते हैं और इसी का फायदा पोर्चुगीज में उठा के और फाइनली 1510 में एक्वायर कर लिया गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसके बाद में कई सारे गवर्नर जो है वो इंडिया में आए, जैसे लोपो सोरेस, फिर डियागो लोपेस, फिर डियाटो मेंजिस, फिर वास्को डिगामा भी इंडिया में आए। उनका डेथ भी इंडिया में ही होता है और उन्हें कोचिन में बर्न किया गया था। फाइनली फिर इनके जो रिमेन्स थे उन्हें पोर्चुगल वापस लिया गया। फिर हेनरिक डी मेंजिस, लोपो वाज दे संपाया
ऐसे कई सारे गवर्नर्स जो हैं आते हैं, इनके टाइम पीरियड इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे, लेकिन हाँ ये रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो गवर्नर जो उभर के आते हैं वो होते हैं नीनो डे कुना। इनका जो पीरियड है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला क्या, तो इन्हीं के टाइम पे हम देखते हैं कि किस तरीके से कोचीन, पहले जो पोर्चुगीज इंडिया का जो कैपिटल जो था वो कहाँ पे सिचुएटेड था, कोचीन में, और अब ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया, गोवा में। याद रखना है 1510 में किसके टाइम पे एक्वायर किया गया था। अब कई बार स्टूडेंट्स जो हैं या कैंडिडेट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो एल्बरक्यू के टाइम पे एक्वायर किया गया और नीनो डे कुन्हा के टाइम पे कैपिटल बनाया गया। ठीक है, इस टाइम पे जो नीनो डे कुन्हा का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि यहाँ के लगभग लगभग जो पोर्ट्स थे अब वो तो सारे के सारे एक्वायर हो चुके थे, अब धीरे धीरे वो और भी नॉर्थ की तरफ में बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब नीनो डे कुन्हा का मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो इस दीव को एक्वायर करना था। दीव जो था वो किसका पार्ट हो जाता है, सुल्तान बहादुर ऑफ गुजरात, गुजरात किंगडम का ये पार्ट हो जाता है, और उस समय के जो रूलर थे वो बहादुर शाह थे। अब इस टाइम पे अभी हमें थोड़ा मिडिवल हिस्ट्री की तरफ में बढ़ना है। ठीक है, तो मिडिवल हिस्ट्री में इस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि इंडिया में जो सिचुएशन जो हो रहा है वो मुगल रूल का होता है। इस टाइम पे हुमायूं जो है वो मुगल एम्परर जो होते हैं वो गुजरात को और मालवा को कन्क्वायर करना चाहते थे। क्यों, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो ट्रेड जो होता था, ये पूरा जो ट्रेड रूट होता था, अगर इसको अगर कंट्रोल कर लिया गया है तो रेवेन्यू का जो सरप्लस रहेगा, और एम्पायर को मेंटेन करने के लिए रेवेन्यू का एक अच्छा खासा जरूरत होता है। तो उनका नजर था कि वो गुजरात को और मालवा को मुगल एम्पायर का पार्ट बने। अब बहादुर शाह के लिए ये प्रॉब्लम का सिचुएशन हो गया कि आखिर इतने बड़े रूलर से वो कैसे compete करें। ठीक है, कंपेरेटिवली तो दुश्मन, अब उन्होंने क्या किया, इसी सिचुएशन में मुगल एम्पायर के रूलर हुमायूं से निपटने के लिए उन्होंने पोर्चुगीज का हेल्प लिया। क्योंकि पोर्चुगीज के पास में जो मिलिट्री स्ट्रेंथ था वो काफ़ी अच्छा था, रिसोर्सेज भी उनके पास में काफ़ी एडवांस थे कंपैरेटिवली टू अ स्मॉलर किंगडम लाइक गुजरात। तो इन्होंने हेल्प लिया। ठीक है, और इसके बदले में बसाएं और दीव को ऑफर किया। ठीक है, बहादुर शाह ने बसाएं, आइलैंड ऑफ बसाएं और दीव को ऑफर किया। ठीक है, इसी सिचुएशन में क्या होता है कि एक अचानक से एक यू टर्न उभर जाता है। वो यू टर्न क्या होता है कि अचानक से हुमायूं जो है बेसिकली बैटल ऑफ मंदसौर से, गुजरात के रूलर और हुमायूं के बीच में ये बैटल स्टार्ट होता है। याद रख लीजिएगा, बैटल ऑफ मंदसौर से स्टार्ट होता है, लेकिन हुमायूं जो है सडनली इस बैटल से विड्रॉ कर जाते हैं। अब सिचुएशन हो गया कि बहादुर शाह ने तो पहले से ही बसाएं और पहले बसाएं को दिया था, और फिर उसके बाद में दीव कह भी दिया था कि अगर पोर्चुगीज अगर उन्हें हेल्प करेंगे अगेंस्ट द मुगल एम्परर तो वो उन्हें ये सारी चीजें गिफ्ट में देंगे, उन्हें वो एरिया दे दिया जाएगा। बट अब हुमायूं तो इस बैटल से हट गए। अब बहादुर शाह को होने लगा दिक्कत। अब उन्हें पछतावा होने लगा कि आखिर मैंने क्यों दे दिया। तो अब दोनों के बीच में अब एक सिचुएशन आने लगा जब बहादुर शाह और पोर्चुगीज के बीच में टेंशन जनरेट होना स्टार्ट हो गया। बहादुर शाह कंटिन्यूअस डिमांड करने लगे कि दीव को आप छोड़ के चले जाएं, दीव को आप हमें वापस लौटा दें। क्योंकि जब तक ये टेंशन हुआ तब तक तो बसाएं तो उन्होंने पहले ही दे दिया था, लेकिन दीव जब दिया गया था तब उसमें यह था कि मुगल एम्परर से हेल्प कि अगर इन्वेजन अगर होता है या चैलेंज अगर आता है तो उसमें हेल्प किया जाएगा, लेकिन ये तो हुआ नहीं। तो जब हुआ नहीं, तो जब आपके एक्सपेंस नहीं हुए तो फिर हम आपको दीव दे क्यों। तो दोनों पार्टी, और पोर्चुगीज की तरफ से ये कहने में लगे हुए नीनो डे कुन्हा का ये कहना है कि नहीं, हमने तो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, हमारे जो लॉसेस हुए हैं वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो अब दोनों पार्टी के बीच में कई सारे मतभेद हुए। फाइनली एक समझौते के तहत एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया। तो पहले तो था कि बहादुर शाह नीनो डे कुन्हा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे किंगडम में आइए, और नीनो डे कुन्हा कहते हैं कि नहीं, आप गोवा में आइए। दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं। तो फाइनली क्या होता है, एक जगह पे डिसाइड किया जाता है कि आप पोर्चुगीज शिप पे आइए, ना आपका इलाका रहेगा ना हमारा इलाका रहेगा,
पोर्चुगीज के शिप पे आएगी और हम यहाँ पे एक फाइनल नेगोशिएशन करेंगे। अब इसी नेगोशिएशन के दौरान कुछ एक स्कफल हो जाता है दोनों पार्टी के बीच में, और चूंकि लड़ाई स्टार्ट हो जाता है तो बहादुर शाह अपना जान बचाने के चक्कर में समुद्र में नदी में समुद्र में कूद जाते हैं, लेकिन वो चूंकि इतने अच्छे तैराक नहीं थे और डूबने के कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इस तरीके से जैसे ही बहादुर शाह जब यहाँ पे वो वीक हो जाते हैं तो पोर्चुगीज को एक अपर हैंड मिल जाता है और फाइनली वो एक्वायर करते हैं द्वीप को। ठीक है, इसके बाद फिर से कई सारे वाइसरॉय और गवर्नर्स पोर्चुगीज के आते हैं, कई सारे रहते हैं। जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है जो कि हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड है, सबसे पहले वो होते हैं अफोंसो डे सूजा, जिनके टाइम पे जेसुआइट सेंट फ्रांसिस्को जेवियर जो है वो इंडिया में आते हैं। इसके बाद में फिर आते हैं डॉम डे कैस्ट्रो, जिनके टाइम के बाद से इन डॉम डे कैस्ट्रो से नहीं, डॉम डे कैस्ट्रो के बाद से एक तरीके से पोर्चुगीज पावर का डिक्लाइन इंडिया में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो जब हम ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको हमने देखा, सोचा, समझा और पढ़ा, तो इससे हमें क्या पता चलता है? अगर हमने फैक्टर्स को भी देखा कि किस तरीके से वो स्पाइसेस एक मेन कारण बनता है, जो कि एक अल्टरनेटिव रूट होता है क्रिश्चियंस को फाइंड करना, कंट्रोल ओवर द सी ट्रेड ऑफ इंडियन ओशियंस। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स थे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीजें जरूर नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, फैक्टर्स में अगर हम देखें, मैंने आपको समझा भी दिया है, फाइंड टू फाइंड अल्टरनेटिव रूट इन ऑर्डर टू गेट स्पाइसेस, फाइंडिंग क्रिश्चियन, कंट्रोल ओवर द सी ट्रेड ऑफ इंडियन ओशियन, द रेड सी। ये मैंने आपको मैप के थ्रू भी समझा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये पहला जो होता है ये ओल्डर रूट होता है, और अभी का जो रूट जो फाइंड किया गया, जो वास्को डी गामा ने किया, वो यहाँ से किया। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते हुए चलें, याद करते हुए चलें। ठीक है, अगर हम बात करें पोर्चुगीज इंडिया के, पोर्चुगीज जो ओवरसीज कॉलोनी उन्होंने जो एस्टैब्लिश किया इंडिया में, उसके कई सारे इम्पैक्ट होते हैं, या उनके इस पूरे के पूरे रूल को हम कैसे समझें। अगर हम उनके इस किस प्रकार के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को उन्होंने इंडिया में डेवलप किया, तो आप ऐसे समझिए कि सबसे जो टॉप में जो सुपीरियर मोस्ट जो अथॉरिटी होते थे वो थे किंग, और किंग के थ्रू अपॉइंट किया जाता था वाइसरॉय और गवर्नर को। इन वाइसरॉय और गवर्नर्स के अंडर में 5 कैप्टन्स हुआ करते थे, और ये 5 हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गोवा पे। ये याद आपको रखना है, जो ईस्ट में जो पोर्चुगल के जो कॉलोनीज जो बने वो किस तरीके से फंक्शन करते थे। किंग के थ्रू अपॉइंट किया जाता था वाइसरॉय गवर्नर को। वाइसरॉय और गवर्नर के अंदर में 5 कैप्टन्स थे। ये 5 कैप्टन्स मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्लेस किया गया था। कौन कौन से वो जगह थे? मोजाम्बिक, हॉर्मूज, मस्कैट, सेलोन और मलक्का, और हेडक्वार्टर कहाँ पे था? गोवा। ठीक है, वाइसरॉय के पास में एब्सोल्यूट कंट्रोल होता था मिलिट्री, सिविल और नेवल एडमिनिस्ट्रेशन से। जो भी सिविल मैटर होते थे वाइसरॉय का डिसीजन फाइनल होगा। क्रिमिनल मैटर में भी उनके डिसीजन फाइनल्स होते थे, और इवन उनके पास में अथॉरिटी था कि वो डेथ सेंटेंस दे सकते थे। लेकिन ये डेथ सेंटेंस किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा? नोबल क्लास में। मान लीजिए कि जब भी कोई एक्सपेडिशन आ रहा है तो उसमें कई सारे मेंबर्स होंगे, जैसे कुछ नोबल्स होंगे, कुछ जो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ा हुआ है तो आप 3 स्टेट्स के आप सिस्टम को 3 स्टेट्स ये याद रखिएगा। 3 स्टेट जिसमें कि नोबल होते थे, क्लर्जी होते थे और जो आम पॉपुलेशन होती थी। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड होता था, यानी कि एक प्रीस्टली क्लास, एक एरिस्टोक्रेसी क्लास या नोबल क्लास जिसे कहिए, और एक ऑर्डिनरी पीपल। तो जो भी नोबल क्लास जो होते थे, इन्हें आप डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते थे। इसका अथॉरिटी वाइसरॉय के पास में नहीं होता था। इसके अलावा कोई भी जो कॉमन होंगे उनको आप डेथ सेंटेंस देने का पावर जो था वो वाइसरॉय गवर्नर के पास में था। ये हम बात कर रहे हैं, ये हम पोर्चुगल के बारे में बात नहीं कर रहे, किस तरीके से इंडिया में उन्होंने या ओवरसीज टेरिटरी में जो एक सिस्टम जो स्टैब्लिश किया था वो था। और वाइसरॉय को
असिस्ट करने के लिए उनके दो काउंसिल हुआ करते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द काउंसिल ऑफ द थ्री स्टेट्स। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ उन्होंने एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप किया। अगर हम उनके असेसमेंट के बारे में बात करें, कई बार ये प्रश्न आता है कि जब पोर्चुगीज जब इंडिया में आए, फर्स्ट आए, उन्होंने सब कुछ एक्वायर किया, उन्होंने ओवरसीज कॉलोनी को इस्टेब्लिश किया, तो आखिर हम अंग्रेजों के गुलाम बने और पुर्तगालियों के क्यों नहीं बन पाए? या पोर्चुगीज जो है वो टाइम के साथ में सबसे पहले आते हैं, लेकिन वो एक पावरफुल अंपायर के तौर पे क्यों नहीं इवॉल्व कर पाए, वो एक सुप्रीम पावर क्यों नहीं बन पाए इंडिया? तो इसके कई सारे डायमेंशंस हैं। कुछ जो पॉइंट्स अभी के लिए सिर्फ आपको समझना है वो याद रखिए कि कभी भी हम जब हम पोर्चुगीज इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कहीं से भी ये देखने को नहीं मिलता है कि वो इंडिया में एक अंपायर या एक पॉलिटिकल अंपायर को जो है पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश करना चाहते थे। उनका मेन एजेंडा शुरुआत से क्या होता है? स्पाइसेस। अब स्पाइसेस के ट्रेड को कंट्रोल करना उनका मेन एजेंडा होता है। इसके लिए पूरा का पूरा इंडियन ओशन में उन्होंने मोनोपोली क्रिएट किया। उन्होंने कार्टेज सिस्टम तो लागू किया था। कार्टेज सिस्टम बेसिकली क्या होता है? एक तरीके से पासपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, पासपोर्ट का सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ताकि आप एक नॉमिनल प्राइस पे करेंगे और तभी आप इस रीजन में ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम इंडिया को लें तो उनका मेन एजेंडा क्या होता है कि जो भी पोर्ट्स थे, ट्रेड को सिर्फ कंट्रोल करना था, स्पाइस के ट्रेड को। ठीक है, बस अगर आपने ट्रेड को कंट्रोल कर लिया, अब ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने फोर्ट्स बनाए और फोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए फिर उन्होंने यहाँ पे कई सारे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, नेवल एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डेवलप किया। उन्होंने कभी हिंटरलैंड की तरफ मूव करने का कोशिश नहीं किया। उन्होंने उस टाइम के जो सबसे जो ग्रेटेस्ट पावर जो थे, मुगल रूलर्स जो थे, उनके साथ उन्होंने कन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया। तो हमें कहीं पे दिखता ही नहीं है कि वो एक अंपायर बनाना चाहते थे। उनका मेन एजेंडा था टू बिकम अ मास्टर ऑफ द इंडियन ओशियन ट्रेड। ठीक है, ये एक फैक्टर होता है। और उनके डिक्लाइन का जो सबसे बड़ा जो कारण जो माना जाता है वो होता है, एक है इनकरेजमेंट ऑफ मिक्स मैरिज और दूसरा होता है रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, अब क्या है ये इनकरेजमेंट ऑफ मिक्स मैरिज एंड रिलीजियस टॉलरेंस? आपको ये देखना है। मिक्स मैरिज का जो बेसिकली जो पॉलिसी था वो हमें जो सेकंड गवर्नर जो होते हैं इंडिया, जो पोर्चुगीज के, एल्बर्क्यू के टाइम पे इसे लागू किया गया था। अब पोर्चुगल जो था, इसे आप समझिए कि पोर्चुगल एक बहुत ही छोटा सा कंट्री था और इसमें जो मेन का जो पॉपुलेशन था वो काफी इतना ज्यादा नहीं था कि आप एक बहुत ही ज्यादा फर्टाइल प्रोड्यूसिंग कंट्री ये नहीं था, तो मेल पॉपुलेशन भी कम थे। तो अब अगर ज़्यादातर लोग अगर पोर्चुगल से अगर यहाँ इंडिया में आएंगे या ओवरसीज में आएंगे और मेंटेन करने के लिए, तो खुद पोर्चुगल का सिक्योरिटी कैसे मेंटेन किया जा सकेगा, ये एक चैलेंज था। तो एल्बर्क्यू ने क्या किया कि एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया कि जो भी खास करके जो भी पोर्चुगीज जो इंडिया में जो आ रहे हैं उनका अपना एक फैमिली पोर्चुगल में तो है ही है, बट साथ साथ में वो इंडिया में भी मैरिज करके अपने फैमिली को बसाए, ताकि जो उनके जो बच्चे जो होंगे, जो उनके जो चिल्ड्रन जो उभर के आएंगे, वो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रहेंगे? पोर्चुगीज के लिए, ताकि वो डिफेंड कर सके। यानी कि कुछ एक दो जनरेशन के बाद क्या होगा कि हम जो सोल्जर्स और जो सेलर्स जो इंडिया में जो लेके आ रहे हैं, जो पोर्चुगल से जो आ रहे हैं, उनका सप्लाई बंद हो जाएगा और यहीं के पॉपुलेशन से हम अपने रूल को मेंटेन कर सकेंगे, कॉलोनी को मेंटेन कर सकेंगे। ये उनका एजेंडा था। अब उन्होंने ये तो अपने तरफ से सोचा, लेकिन इसका कुछ इम्पैक्ट भी होगा। क्यों? क्योंकि आप जो लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन है, आप उनके सिस्टम में तो इंटरफेयर कर रहे हैं। मैरिज किससे करेंगे? आप वहाँ की जो औरतें होंगी आप उन्हीं के साथ में आप मैरिजेस करेंगे, तो एक तरीके से फिर उसके लिए आप रिलीजन में कन्वर्ट उन्हें करेंगे। और ऐसा भी था कि जब फर्स्ट जिसुआइट मिशन जैसे हमने अभी पढ़ा कि फ्रैंकोइस जेवियर का आता है, तो काफी हमने देखा कि बहुत ही इसी प्रोसेस को, मतलब चूंकि जो आने वाले जो जनरेशन है वो पोर्चुगीज के तरफ में ज्यादा इंक्लाइन हो सके, तो उन्होंने रिलीजियस कन्वर्शन भी किए गए। कई सारे जो हिंदू टेम्पल जो कि गोवा, कोचीन, कैलिकट,
इन सारे जगह पे कई सारे जो टेम्पल्स, जो हिंदू के जो टेम्पल्स थे, उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया, खास करके गोवा में, और कन्वर्शन के प्रोसेस को स्टार्ट किया गया रैम्पेंट लेवल पे। अब इस कारण से इंडिजिनस पॉपुलेशन के साथ में कल्चरल टेंशन इमर्ज हुआ, जो कि एक फैक्टर बनता है इनके डिक्लाइन में, पोर्चुगीज इंडिया के। तो ये तो आपने कल्चरल फैक्टर देख लिया। हमने ये देखा कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये कैसे पोर्चुगीज के इनहेरेंट फैक्टर्स होते हैं, जो कि इटसेल्फ उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए और उसके कुछ नेगेटिव आउटकम्स हुए। अब इसके साथ साथ इसका एक और अलग डायमेंशन है, जिसे कि हम आउटसाइड फैक्टर कहेंगे या एक्सटर्नल फैक्टर कहेंगे। उस एक्सटर्नल फैक्टर में हमें डच के बारे में और इंग्लिश के बारे में पढ़ना है, ठीक है। किस तरीके से डच ने अपने आप को स्टैब्लिश किया और फिर किस तरीके से इंग्लिश ने अपने आप को स्टैब्लिश किया, और फाइनली किस तरीके से इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड ने जितने भी अदर फॉरेन यूरोपियन पावर्स होते हैं इंडिया में, उन्हें सब्जुगेट किया, ठीक है। तो ये हमने एक इंटरनल या फिर एक इनहेरेंट जो प्रॉब्लम जो पोर्चुगीज रूल के थे उसे समझ लिया है। जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो हम अपने आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स में आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या फैक्टर हुए। इस टॉपिक के लिए, इस लेक्चर के लिए आप इतने सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ऑलरेडी, जैसे आप सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे आप स्पेक्ट्रम से चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको इसमें, हमें इंडिया में ये आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगे। और कई सारे जो वैल्यू एडिशन भी जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको जो दिया हुआ है वो भी आप उसमें नोट डाउन करें, और दोनों के नोट्स को, दोनों के पूरे जो कंटेंट हैं एक जगह पे मिला के अपने नोट्स को बना लीजिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी इस पोर्चुगीज इंडिया के टॉपिक को कवर करते हुए चलिए। जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम डच और इंग्लिश के एडवेंट के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से जो हमारा मेन टॉपिक और जो एजेंडा है कि किस तरीके से इंडिया कॉलोनाइज हुआ, हम उसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के हम लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।